हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यानंद पर। सोचिए अगर कल सुबह आप जागें और दुनिया के नक्शे से बड़े बड़े देश गायब होने लगें। कोई परमाणु बम नहीं, कोई कुदरती आफत नहीं, बल्कि एक ऐसी बीमारी जो मौत के बाद शुरू होती है। मैक्स ब्रुक्स की किताब वर्ल्ड वॉर Z महज एक ज़ॉम्बी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये उस दौर की दास्तां है जब इंसान की बनाई आधुनिक तकनीक, उसकी मिसाइलें और उसके अहंकार को एक मरे हुए मांस के टुकड़े ने धूल चटा दी थी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उस वर्ल्ड वॉर की गहराई में उतरेंगे जिसने आधी दुनिया को कब्रिस्तान बना दिया। चीन के उस पहले मरीज से लेकर योंकर्स की वो शर्मनाक हार और वो खौफनाक रेड कर प्लान जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि रहस्यों का अनंत सफर अब शुरू होता है। कहानी शुरू होती है चीन के चोंगकिंग प्रांत के एक सुदूर और गुमनाम गांव दचांग से। यहाँ की जिंदगी सदियों से वैसी ही थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। डॉक्टर गुई वेन को एक इमरजेंसी कॉल मिलता है। उन्हें एक 12 साल के लड़के के पास ले जाया जाता है। जब डॉक्टर उस घर में पहुंचते हैं तो सन्नाटा चीख रहा था। गांव वाले डरे हुए थे। कमरे के कोने में वो लड़का था। वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके शरीर पर किसी के काटने के गहरे निशान थे। डॉक्टर ने गौर किया कि लड़के की त्वचा ग्रे धूसर पड़ चुकी थी और उसके शरीर का तापमान बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही डॉक्टर करीब गए, उस लड़के ने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी इंसान की नहीं थी। वो एक जानवर की गुर्राहट थी। उसने डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश की और तब डॉक्टर को एहसास हुआ कि इस लड़के का दिल धड़कना बंद हो चुका है, फिर भी ये जिंदा है। ये था दुनिया का पहला संक्रमित, जिसे बाद में पेशेंट 0 कहा गया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इस खबर को दबाने के लिए गांव को सेना से घेर लिया, लेकिन वायरस को कैद करना नामुमकिन था। संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा जरिया बना अंगों का काला बाजार। चीन से सस्ते अंगों की सप्लाई पूरी दुनिया में होती थी। उन जिंदा लाशों के अंग अनजाने में उन मरीजों में ट्रांसप्लांट कर दिए गए जो दुनिया के बड़े बड़े शहरों के महंगे अस्पतालों में भर्ती थे। सोचिए, एक आदमी जर्मनी में लेटा है, एक अमेरिका में और एक ब्राजील में, और उनके शरीर के अंदर वो मौत धड़क रही है जो चीन के एक छोटे से गांव से आई थी। जैसे ही वो मरीज अस्पतालों के बिस्तरों पर मरे, वे फिर से जिंदा हुए और उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। दुनिया के सबसे सुरक्षित अस्पतालों में कत्लेआम शुरू हो चुका था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन कौन है। जब इंटरनेट पर वीडियो आने लगे कि लोग एक दूसरे को खा रहे हैं, तो दुनिया की सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसे अफ्रीकन रेबीज का नाम दिया गया। इजराइल जैसे कुछ देशों ने अपनी सीमाएं सील करनी शुरू कर दी, लेकिन बाकी दुनिया सोती रही। लोगों को लगा कि ये कोई नशा है या कोई मामूली वायरस। अमीर लोग फैलन नाम की एक नकली दवा पर पैसा बर्बाद करने लगे, जिसे एक फ्रॉड कंपनी ने ये कहकर बेचा था कि ये वायरस से बचाएगी। इंसानियत अपनी मौत के सामने खड़ी थी और वो वैक्सीन की जगह मुनाफा कमा रही थी। इसी लापरवाही ने उस ग्रेट पैनिक का रास्ता साफ किया, जहां मौत हर दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। जब ग्रेट पैनिक ने अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहरों को हिला दिया, तो अमेरिकी सरकार ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने योंकर्स को चुना, एक ऐसी जगह जहां से न्यूयॉर्क शहर की रक्षा की जा सकती थी। सेना का मकसद सिर्फ ज़ॉम्बीज को रोकना नहीं था, बल्कि दुनिया को यह दिखाना था कि हम अब भी सुपर पावर हैं। वहां दुनिया की सबसे आधुनिक सेना खड़ी थी। टैंकों की कतारें, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, लैंड वॉरियर डिजिटल सिस्टम और हजारों सैनिक जो भारी हथियारों से लैस थे। सेना ने प्रेस और टीवी कैमरों को बुलाया ताकि पूरी दुनिया लाइव देख सके कि कैसे अमेरिका इस बीमारी का अंत करता है। जनरलों को पूरा भरोसा था कि उनकी भारी मशीन गने और तोपें इन निहत्थे मुर्दाओं को पल भर में राख बना देंगी। लेकिन वे एक बात भूल गए थे कि ज़ॉम्बीज न डरते हैं, न थकते हैं और ना ही वे हार मानते हैं। जैसे ही लाखों ज़ॉम्बीज का हुजूम योंकर्स की सड़कों पर दिखाई दिया, सेना ने हमला शुरू किया। मिसाइलें दागी गईं, टैंकों से गोले छोड़े गए। धमाके जोरदार थे, लेकिन परिणाम शून्य। क्यों? क्योंकि ऐसी गोले अंगों को उड़ाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसके दिमाग को नष्ट करना जरूरी है। एक ज़ॉम्बी जिसके पैर उड़ चुके थे, वो अब भी अपने हाथों के बल घिसटता हुआ सेना की तरफ बढ़ रहा था। सबसे बड़ी त्रासदी थी सेना का डिजिटल नेटवर्क। हर सैनिक के हेलमेट में कैमरा लगा था। जब सामने खड़े ज़ॉम्बीज ने सैनिकों को जिंदा खाना शुरू किया, तो वो नज़ारे हर सैनिक के स्क्रीन पर लाइव प्रसारित होने लगे। एक सैनिक देख रहा था कि कैसे उसका साथी कुछ मीटर दूर कैसे नोचा जा रहा है।
दहशत वायरस से तेज फैल गई। आधुनिक तकनीक जो इंसानों के खिलाफ लड़ने के लिए बनी थी, इन मरे हुए शिकारियों के सामने खिलौना साबित हुई। सेना का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम शोर और चीखों में बदल गया। जब ज़ॉम्बीज की भीड़ ने पहली लाइन को पार किया तो सेना के पास कोई प्लान बी नहीं था। टैंकों के पास भागने की जगह नहीं थी, क्योंकि पीछे सड़कों पर हजारों शरणार्थियों की गाड़ियां फंसी थीं। दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा कि कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अपनी जान बचाकर भाग रही है। सैनिक अपने हथियार छोड़कर भाग रहे थे, और जो नहीं भाग पाए वे उन लाखों मुर्दाओं के बीच गायब हो गए। यॉर्कर्स की हार ने पूरी दुनिया का मनोबल तोड़ दिया। लोगों को समझ आ गया कि सरकारें उन्हें नहीं बचा सकती। यहीं से शुरू हुआ महान पलायन, द ग्रेट पैनिक, जहां इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया। यॉर्कर्स की सड़कों पर जलते हुए टैंक और हजारों वर्दीधारी लाशें इस बात का सबूत थीं कि इंसान अपनी सबसे बड़ी जंग अपनी ही तकनीक की वजह से हार चुका था। जब यॉर्कर्स की हार के बाद पूरी दुनिया में लोकतंत्र और सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं, तब दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा आदमी सामने आया जिसने मानवता को बचाने के लिए मानवता को ही किनारे रख दिया। उसका नाम था पॉल रेडकर। रेडकर कोई फौजी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने दुनिया के बिगड़ते हालात देखे और एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसे इतिहास में रेडकर प्लान के नाम से जाना गया। रेडकर का मानना था कि हम सबको नहीं बचा सकते। अगर हम सबको बचाने की कोशिश करेंगे तो अंत में सब मारे जाएंगे। उसने ठंडे दिमाग से गणित लगाया कि कितने संसाधनों यानी रिसोर्सेज और कितनी जमीन की जरूरत है ताकि इंसानी नस्ल को खत्म होने से बचाया जा सके। इस प्लान को लागू करने के लिए उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो दुनिया का कोई भी नेता लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रेडकर प्लान का सबसे खौफनाक हिस्सा था द ह्यूमन बेट यानी मानवीय चारा। सरकार को अपनी आबादी को दो हिस्सों में बांटना था। पहला हिस्सा वो खास लोग जैसे इंजीनियर, डॉक्टर और युवा जिन्हें सुरक्षित किलों यानी सेफ जोन्स में ले जाया जाएगा। दूसरा हिस्सा बाकी की 80% जनता। रेडकर ने सुझाव दिया कि सरकार को जानबूझकर इन 80% लोगों को ऐसे इलाकों में इकट्ठा करना चाहिए जहां ज़ॉम्बीज का हमला सबसे ज्यादा हो। उन्हें यह झूठ बोला गया कि सेना तुम्हारी रक्षा के लिए आ रही है, लेकिन हकीकत यह थी कि उन्हें सिर्फ इसलिए वहां रखा गया ताकि वे ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका सकें। वे लोग सिर्फ एक टाइम डिले थे। जब लाखों ज़ॉम्बीज उन निहत्थे लोगों को खाने में व्यस्त थे, तब चुनिंदा खास लोग सुरक्षित जगहों पर अपनी दीवारें मजबूत कर रहे थे। ये एक ऐसा फैसला था जिसने लाखों मासूमों को बिना किसी हथियार के साक्षात मौत के मुंह में धकेल दिया। शुरुआत में दुनिया ने इस प्लान को राक्षसी कहा, लेकिन जैसे जैसे देश गिरने लगे, एक एक करके हर सरकार ने गुपचुप तरीके से रेडकर प्लान को ही अपनाया। अमेरिका ने इसे पर्वतों की शरण कहा, रूस ने इसे शुद्धिकरण कहा, लेकिन हकीकत में हर जगह मासूमों की बलि दी जा रही थी। खुद पॉल रेडकर इस क्रूरता को सह नहीं पाया। जब उसने अपनी आंखों से हजारों लोगों को मरते देखा तो उसका दिमाग जवाब दे गया। उसे एक मेंटल असाइलम यानी पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। लेकिन विडंबना देखिए, इतिहास उसे विलन कहेगा या मसीहा, क्योंकि अगर उसने वो क्रूर फैसला ना लिया होता तो शायद आज दुनिया में एक भी इंसान जिंदा ना बचता। ये हिस्सा हमें एक भयानक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या कुछ को बचाने के लिए बाकियों को मार देना सही है? जब मैदानी इलाके ज़ॉम्बीज के कब्जे में थे, तब भारत ने दुनिया को दिखाया कि हार कैसे नहीं मानी जाती। भारतीय सेना और नागरिकों ने हिमालय की चोटियों का सहारा लिया। वहां की कड़ाके की ठंड ज़ॉम्बीज की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई, क्योंकि ठंड से उनका मांस जम जाता था और वे हिल नहीं पाते थे। पहाड़ों की संकरी गलियों में भारी टैंक काम नहीं आ रहे थे, इसलिए भारतीय सैनिकों ने हाथों की जंग यानी क्लोज कॉम्बैट को अपनाया। सेना ने गोरखा रेजिमेंट की खुकरी और पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करके एक एक चोटी को साफ किया। भारत ने साबित कर दिया कि अगर जमीन साथ ना दे तो पहाड़ आपका किला बन सकते हैं। यह खबर जब दुनिया भर के रेडियो पर गूंजी तो हार मान चुके देशों में एक बार फिर से उम्मीद की लहर दौड़ गई। यॉर्कर्स की हार से अमेरिका ने एक बड़ा सबक सीखा। ज़ॉम्बीज को मारने के लिए बड़ी मिसाइलों की नहीं, बल्कि सिर काटने वाले सटीक औजार की जरूरत है। इसके लिए एक नया हथियार बनाया गया जिसे लोबोटमाइजर कहा गया। ये एक कुल्हाड़ी और बेलचे का मिश्रण था। सैनिकों को अब आधुनिक बंदूकों की जगह मार्चिंग और स्टैबिंग यानी घोंपने की ट्रेनिंग दी गई। सेना अब भागती नहीं थी, बल्कि एक दीवार की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। हर सैनिक को पता था कि उसे ज़ॉम्बी के सिर पर वार करना है। सिर ही उनका एकमात्र निशाना था। सेना ने पुरानी इन्फेंट्री शैली अपनाई, जहां हजारों सैनिक एक साथ कदम मिलाते हुए चलते और सामने आने वाली हर लाश को दोबारा मिट्टी में मिला देते।
ये जंग अब मशीनों की नहीं बल्कि इंसानी कलाई और इरादों की थी। ये जीत रातों रात नहीं मिली, इसे होप नाम का एक बड़ा सैन्य अभियान कहा गया। अमेरिका ने पश्चिम से पूर्व की ओर मार्च शुरू किया। हर शहर, हर घर और हर नाले की तलाशी ली गई। रूस में जहां ठंड सबसे ज्यादा थी, वहां लाखों ज़ॉम्बीज को हथौड़ों से तोड़कर खत्म किया गया। जापान ने अपने खाली हो चुके द्वीपों को समंदर से वापस जीता। इंसानों ने अब रेडकर प्लान के उन किलों से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। ये एक एक इंच की लड़ाई थी। हजारों मील लंबे मोर्चे पर सैनिक हफ्तों तक बिना सोए सिर्फ लाशों के सिर फोड़ते रहे। इंसान अब शिकार नहीं, शिकारी बन चुका था। जिस मौत ने दुनिया को घुटनों पर गिरा दिया था, अब वही मौत इंसानी पैरों के नीचे कुचली जा रही थी। दुनिया आजाद हो रही थी, लेकिन यह आजादी हजारों वीर सैनिकों के खून से लिखी गई थी। जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन यह वो दुनिया नहीं थी जिसे हम जानते थे। युद्ध के 10 साल बाद दुनिया की आबादी 1/3 रह गई है। बड़े बड़े शहर अब भी खंडर है, जहां कुदरत ने फिर से कब्जा कर लिया है। अब कोई ग्लोबल इकोनॉमी नहीं है, लोग फिर से पुराने तरीकों पर लौट आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है रूस में, जो अब एक पवित्र रूसी साम्राज्य बन चुका है। कनाडा और आइसलैंड जैसे ठंडे देश अब दुनिया की नई महाशक्तियां हैं, क्योंकि वहां की ठंड ने इंसानों को सुरक्षा दी थी। उत्तर कोरिया पूरी तरह से गायब हो चुका है। वहां के 20 करोड़ लोग रातों रात अपने भूमिगत बंकरों में चले गए, और आज तक किसी को नहीं पता कि वे वहां जिंदा हैं या वे सब के सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दुनिया का नक्शा बदल चुका है, और इंसानी सभ्यता अब कांच के उस टुकड़े की तरह है जो जुड़ तो गया है, पर उसमें दरारें साफ दिखती हैं। भले ही हमने सड़कों और शहरों को साफ कर लिया है, लेकिन जेड यानी ज़ॉम्बीज अभी खत्म नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा खतरा छिपा है समंदर की गहराइयों में। लाखों ज़ॉम्बीज समुद्र तल पर इधर उधर भटक रहे हैं। चूंकि उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं होती और पानी का दबाव उन्हें नहीं मार सकता, वे अनजाने में समुद्री जहाजों के लंगर चढ़कर ऊपर आ जाते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है बर्फ के नीचे दबे ज़ॉम्बीज। साइबेरिया और कनाडा की बर्फ में लाखों संक्रमित जमे हुए हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और बर्फ पिघल रही है, ये जिंदा मौत फिर से जाग रही है। इसे द ग्रेट थॉ कहा जाता है। हर वसंत ऋतु में सेना को उन इलाकों में गश्त लगानी पड़ती है ताकि जागते हुए ज़ॉम्बीज को फिर से मिट्टी में मिलाया जा सके। जंग खत्म हो गई है, लेकिन शांति अभी कोसों दूर है। सिर्फ शरीर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग भी इस जंग में बुरी तरह जख्मी हुआ है। लाखों लोग एडीएस यानी अपोकलिप्स डिप्रेशन सिंड्रोम के शिकार हैं। वे उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पा रहे जब उनके अपनों ने ही उन्हें खाने की कोशिश की थी। एक पूरी पीढ़ी ऐसी है जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, सिर्फ खून खराबा देखा है। लेकिन इन सब के बीच इंसान ने फिर से मुस्कुराना सीखा है। मैक्स ब्रुक्स की यह कहानी हमें कड़वे सच के साथ छोड़ जाती है कि मौत पर जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन उसकी कीमत हमें अपनी मासूमियत खोकर चुकानी पड़ती है। वर्ल्ड वॉर जेड सिर्फ ज़ॉम्बीज की कहानी नहीं है, ये इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। हम गिरेंगे, हम टूटेंगे, लेकिन हम फिर से खड़े होंगे। यही हमारी फितरत है। तो दोस्तों, ये थी वर्ल्ड वॉर जेड की वो तबाही जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इंसान जीत तो गया, लेकिन उसकी कीमत अरबों जानों और राख हुए शहरों से चुकानी पड़ी। आज भी समुद्र की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लाखों ज़ॉम्बीज भटक रहे हैं। आज भी पहाड़ों की बर्फ में जमी वो मौत इंतजार कर रही है कि कब गर्मी बढ़े और वो फिर से शिकार पर निकले। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जब तक हम साथ नहीं हैं, हम कमजोर हैं। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपको रेडकर प्लान जैसा कोई कड़ा फैसला लेना पड़ता जहां करोड़ों की जान बचाना सिर्फ कुछ लोगों की कुर्बानी पर टिका हो, तो क्या आप वो फैसला ले पाते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो रहस्य अनंत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी रहस्य आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। तब तक सतर्क रहें, क्योंकि हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। धन्यवाद।